डियर स्टूडेंट्स, आज हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। मनी सप्लाई मीन्स जनता के पास, जनता की जेबों में कितना पैसा है, क्योंकि जनता की जेबों में जितना पैसा होगा उतना ही वो खर्च करेंगे। अगर देश में उत्पादन कम है, उतना नहीं है, तो क्या होगा? डेफिनेटली देश में कीमतें बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था डिस्टेबलाइज हो जाएगी। सो टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई होती क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट, द मीनिंग। मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, इज़ अ स्टॉक वेरिएबल। आप जानते ही हैं दो तरह के वेरिएबल होते हैं, स्टॉक और फ्लो। फ्लो वेरिएबल्स पीरियड ऑफ टाइम में नापा जाता है, जैसे इनकम, इनकम पर मंथ, पर वीक, पर डे, सो पीरियड ऑफ टाइम में नापी जाती है। कंजम्पशन अगेन पीरियड ऑफ टाइम में नापी जाती है। इन्वेस्टमेंट पर ईयर, पर मंथ इन्वेस्टमेंट कितनी है। सेविंग पर मंथ सेविंग कितनी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड इन अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दे आर द फ्लो वेरिएबल। लेकिन मनी सप्लाई पॉइंट ऑफ टाइम, कि अभी मनी सप्लाई कितनी है, हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट। सो पॉइंट ऑफ टाइम है कि अभी आपके पास पॉकेट में कितनी मनी है। So that is measured in point of time. So that is stock variable. Similarly, money supply is a stock variable. At any point of time, it can be measured. So money supply refers to the stock of money held by public of a country at a particular point of time. जनता के पास किसी समय बिंदु पर मुद्रा के स्टॉक को मुद्रापूर्ति कहते हैं। अब ये मुद्रापूर्ति भारत में नापी कैसे जाती है? भारत में मुद्रापूर्ति नापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रापूर्ति को 4 तरीके से नापता है, M1, M2, M3, M4। अब आप कहेंगे ये है क्या चीज़? M1, M2, M3, M4। M1 में वो सारी चीज़ें मनी सप्लाई में ली गई हैं जिनमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, और M4 में लिक्विडिटी सबसे कम है। M1 में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, M4 में लिक्विडिटी सबसे कम है। सो M1 आर हैविंग those things are included in the definition of money supply in M1 which are having more liquidity. M2 is having lesser liquidity than M1. M3 is having lesser liquidity than M2 and subsequently M1, and M4 is having the least liquidity. बट फॉर्चुनेटली सिर्फ M1 ही हमारे सिलेबस में है। तो M1 का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कौन कौन से कंसेप्ट इसमें हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। M1 है C प्लस DD प्लस OD। DD मतलब दूरदर्शन नहीं है दोस्तों। C का मतलब क्या है? C का मतलब जो आपकी जेब में 100 रुपये का नोट है, जो आपकी मम्मी ने डिब्बे के अंदर पैसे छुपा के रखे हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सी। सो व्हाट इज सी? सी मीन्स द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक्स, यानी जनता के पास कितने रुपए हैं। दोस्तों, जो आपने पिगी बैंक में सिक्के डाले हैं वो भी सी का ही हिस्सा हैं। तो अगली बार जब कभी भी आप अपने घर में करेंसी नोट्स या कॉइन्स पड़े हुए देखें तो समझ लीजिए ये सी का हिस्सा हैं। So C refers to the currency. It includes the coin and paper currency notes held by people or the public. So जनता के पास, लोगों के पास जो coins हैं, जो notes हैं, वो C में आते हैं। Next is DD. I have told you DD doesn't mean का दूरदर्शन। DD means the demand deposits with commercial banks. व्यापारिक बैंकों के पास कितनी मांग जमा है। Remember, ये जमा राशि कमर्शियल बैंक्स के पास है। किसने कराई? हम और आप नहीं कराई। हम और आप जाकर ही, यानी जनता जाकर, हम और आप मीन्स जनता जाकर कमर्शियल बैंक्स में अपना पैसा जमा कराती है। लेकिन ये पैसा 2 तरीके का जमा होता है। एक जमा होता है कि 5 साल के लिए जमा करा दिया, 5 साल बाद फिर बैंक को देना पड़ रहा है या हम बैंक से निकलवा सकते हैं। तो दे आर द टाइम लायबिलिटीज़ ऑफ द बैंक। Means bank have to pay back the money of the depositors after a particular time period. But there are certain deposits. लेकिन हमारे कुछ दूसरे डिपॉजिट भी होते हैं। हमने कहीं से खरीदारी की, कार्ड के द्वारा पेमेंट कर दी। ये कार्ड में पैसे कहाँ से आए? उस प्लास्टिक के कार्ड में पैसे हैं? नहीं,
उस प्लास्टिक कार्ड में पैसे नहीं हैं, लेकिन उस कार्ड के ऊपर जो काले रंग की पट्टी लगी हुई है उसमें हमारा बैंक अकाउंट है, जिसमें से पैसे विड्रॉ होके दुकानदार के अकाउंट में चले जाते हैं, या हम एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं वो पैसे। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब बैंक से डिमांड कर रहे हैं, बैंक वो पैसे हमें दे रहा है, या हम बैंक से डिमांड कर रहे हैं कि उतने पैसे शॉपकीपर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, तो हम डिमांड कर रहे हैं बैंक से। तो जनता के द्वारा बैंकों में जमा कराई गई ऐसी धनराशि जो जनता के द्वारा डिमांड करने पर बैंक को अदा करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। सो इट रेफर्स टू the deposits of the people with the commercial banks. These are the checkable deposits which can be withdrawn or transferred on the demand of the depositor. So मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा चीज़ हम देखते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या है इसमें M1 में? Yes, you are right, OD. So what is OD? OD means other deposits with Reserve Bank of India. Other deposits include deposits विद RBI ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ जमा राशि रखते हैं बैंकों के पास। सिमिलरली ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके कुछ डिपॉजिट्स होते हैं RBI के पास। इसी तरह विदेशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक, जिस तरह हमारा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरह प्रत्येक देश का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक है, तो उनके भी कुछ डिपॉजिट्स RBI में होते हैं। सिमिलरली कुछ फॉरेन गवर्नमेंट्स के डिमांड डिपॉजिट्स भी RBI में हो सकते हैं, या कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके भी डिपॉजिट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन अदर डिपॉजिट्स का मनी सप्लाई में बहुत ही थोड़ा हिस्सा होता है, ज़्यादातर हिस्सा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स का होता है। So with this, our money supply chapter is over. I hope you must have understood it. Okay, thank you.